99% लोग ये बात नहीं जानते कि नार्सिसिस्ट आपसे नफरत नहीं करते। हाँ, ये हास्यास्पद बात लग सकती है कि नार्सिसिस्ट हमसे नफरत नहीं करता, फिर ऐसे क्यों बिहेव करता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि नार्सिसिस्ट हमसे नफरत नहीं करता, तो क्या करता है वो हम बताते हैं ना। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, शंभुवे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देश विदेश के जानी मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो बहुत से लोग ये बातें पूछते हैं कि डॉक्टर वो मुझे इतना प्यार करता था, तो मुझसे नफरत क्यों करने लगा। इतना मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मेरे पीछे पागल था, दीवाना था, लेकिन अब सडनली वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी शक्ल देखते ही उसके तेवर ऊपर नीचे हो जाते हैं और वो गलत गलत शब्द मेरे लिए बोलता है। ऐसे क्यों? ये प्यार एकदम से इतने बरसों की नेगेटिविटी में, नफरत में बदल कैसे गया? और वो ठीक क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो एकदम सरेंडर कर दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को भी छोड़ दिया। मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, मैं टोटली घर में कैद हूँ। या मुझे अगर ऑफिस जाना है तो वहाँ से ना की सीट पे घर, घर से सीधा ऑफिस, ऑफिस से सीधा घर, और मेरी कोई दुनिया नहीं है। उस पे भी मुझे इतने ताने सुनने को मिलते हैं, मेरी हर चीज़ पे कमी निकाली जाती है, क्रिटिकल होते हैं। मैं उठूँ तो प्रॉब्लम, बैठूँ तो प्रॉब्लम, करूँ तो क्या करूँ? ऊंचा बोलूँ तो बोलते हैं कि तुम तो देखो तुम्हारी आवाज़ कैसे है, धीमा बोलूँ तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता, तुम मेरे को जानबूझ के क्या गंदा जानवर समझ रही हो? क्या समझते हो मुझे? ठीक से बात करो। मतलब इस तरह की बिना बात का कोई ट्रिगर नहीं, कुछ नहीं। यानी ऊंचा बोला तो गलत, धीमा बोला तो गलत, तो क्या करें? क्योंकि वो आपको इंसान ही नहीं समझते। नफरत तो तब करे ना कि जब वो आपको इंसान समझे। नार्सिसिस्ट आपसे नफरत नहीं करते क्योंकि वो आपको इंसान समझते ही नहीं। तो समझते क्या है भाई? वो आपको सिर्फ एक महज ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन होता क्या है? वो अगर हमें प्यार नहीं करते, नफरत नहीं करते, तो क्या करते हैं? हमें ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल है, वो ख़राब हो जाए तो क्या होता है? हम उसको दुकानदार को दे के आते हैं, शॉप में दे के आते हैं, या बदल लेते हैं, नया लेते हैं, रिपेयर कराते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़ील होगा कि हाँ मेरी चीज़ है, पर नया आने की खुशी में वो पुरानी चीज़ हम भूल जाते हैं। दर्द तो नहीं होता ना जब हम उसको रिपेयर कराने भेजते हैं, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। तो उसी तरह उनको हमारे दिल के दर्द का कुछ महसूस ही नहीं होता, क्योंकि इंसान समझे तो हमारे लिए फील करे ना, वो तो करते ही नहीं है। तो नफरत भी नहीं करते, वो हमें केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को। और वो भी स्पेशली उनके जो स्पाउस हैं और उनके पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं, लेकिन ज़्यादा जोर स्पाउस पे चलेगा और बच्चों पे चलेगा। तो उनको वो ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। वो लोग सरेंडर करवाते जाते हैं अपने स्पाउस और बच्चों का। लोग सरेंडर सहन करते जाते हैं, कहते नहीं हैं, सहते जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद फिर से प्यार जग जाए, शायद ये हमें फिर से अपनाना शुरू कर दे। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इंसान समझते ही नहीं। वो क्या समझते हैं आपको? ऑब्जेक्ट। और ये 99% लोग इस उम्मीद में अपने इतने 40-50 साल काट देते हैं कि शायद ये बदल जाए, शायद ये हमारी तरफ फिर से मुस्कुरा के देखे। और ऐसा होता क्यों है? नार्सिसिस्ट हमारे लिए दर्द महसूस नहीं करते कि इसके मन में पीड़ा है, दर्द हो रहा है, या इनको इमोशनली थोड़ी अपसेट है। नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं है। किस चीज़ से सरोकार है? ये मेरे लिए क्या कर सकती है? और अगर नहीं कर पाते, बीमार है, बेड रिडन हो गए, तबीयत खराब हो गई, यू आर यूजलेस टू मी। ये इतना कॉमन स्टेटमेंट ये देते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है केवल उनकी यूटिलिटी का है। अगर यूटिलिटी खराब हो गई तो फिर बस अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट है, हम तो इंसान नहीं है।
तो अपने आप को कोसना भी छोड़ दें, अपने आप को बदलना भी छोड़ दें। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसे समझते हैं? क्योंकि हम इनको भर भर के सप्लाई देते रहते हैं। ये गुस्सा करते हैं, हम आसपास देखते हैं कि इसका गुस्सा कैसे कम हो, कैसे इसको हम ठीक कर सकें, कैसे शांत कर सकें। अभी मुझे कल किसी ने बताया कि उस बच्ची ने 7-8 साल की बच्ची, उसने अपनी माँ को एकदम बुरी तरह से ज़मीन पर पिता से बिल्कुल लाते खाते देखा और करा रही थी, उनकी रिब्स, पसलियाँ टूट चुकी थी, आवाज़ आ रही थी, वो चिल्ला रही थी दर्द में और वो फादर गुस्से में चिल्ला रहे थे। और उसके बाद ये फिर वो बोलते कि मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो ये कर लूँगा, तुम लोग मेरे को ऐसा समझते हो, वैसा समझते हो, मतलब फिर वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस किस्म का। और ये फिर दोनों जने माँ बेटी फादर को समझाने बैठ गए, प्यार करने या सहलाने बैठ गए कि कहीं ये फांसी या फंदा अपने गले पे ना लगा ले। इतना कुछ पसलियाँ टूटी हुई हैं और उनकी माँ 1 हफ्ता डॉक्टर को मिलने नहीं गई क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था मेडिकल ट्रीटमेंट लेना। तो ऑब्जेक्ट ही समझते हैं ना, इंसान तो समझते नहीं है। तो हम उन्हें सप्लाई देना बंद करें। यहाँ पर ये मदर डॉटर ने क्या किया, शांत करने के चक्कर में कुछ गलत कदम ना फादर उठा ले, क्योंकि वो धमकी दे रहा था कि मैं तो फांसी पे लटक जाऊंगा, मैं तो अपना तुम लोगों के सारे जो जितने कारनामे हैं, काले कारनामे, कौन से काले कारनामे पता नहीं, लेकिन शब्द इनके ऐसे ही होते हैं कि तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा वगैरह जो भी है वो मैं खोल के सबको बता के और फिर मैं मरने जा रहा हूँ, अभी मरने जा रहा हूँ, मैं वीडियो पे दिखा दूंगा सबको कि देखो मेरे को मेरी वाइफ ने ये इतना उकसाया कि मैं अपना सुसाइड करने लगा हूँ। जबकि अभी 5 मिनट पहले तक 1 घंटे उसने अपनी वाइफ को पैरों से बुरी तरह से मारा और छोटा सा 8-9 साल का बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद बच्चे के ऊपर भी वो झपटा और वो कराती माँ किसी तरह बच्चे को अलग किया, वरना बच्चे का सिर एकदम टूटने वाला था। इतना भारी भरकम कुछ हथौड़ा या कोई हथियार लेके वो बच्चे पे अटैक कर रहे थे। तो हम सप्लाई देते रहते हैं ना, एनेबलर्स होते जाते हैं हम परिवार वाले। और उनके जो पैटर्नल साइड है, दादी दादू और जो भी ताया जी वगैरह, वो बच्चा बता रहा था, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, 40 साल का हो गया, तो बता रहा था कि सभी लोग, किसी ने मेरी माँ की कभी भी मदद नहीं की, किसी ने मेरी भी कभी मदद नहीं की। यही बोल दें कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, वो भी किसी ने नहीं किया। तो फिर ये परिवार इस तरह के होते हैं, तभी तो जालिम पैदा होते हैं। जालिम जन्म नहीं लेते, एनवायरनमेंट से उनके अंदर ये जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं वो डेवलप होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है, इस किस्म के जालिम ये लोग हो जाते हैं क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो अपने परिवार में इनके मुताबिक इनको वो जो अटेंशन था, वैलिडेशन था, रिकग्निशन था, अप्रिसिएशन था, वो तारीफ थी, वो नहीं मिली। और उस चीज़ का वो जो खमियाजा कह लो, या जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच में या अपने मैटरनल साइड में देखा, अपने परिवार में जिस किस्म की हरकतें देखी, वही वो रिपीट करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। और बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे पता लगे कि हमारा होने वाला जो फियांसी है या पति या पत्नी है हमारा, वो ऐसा तो नहीं बिहेव करने वाले, नार्सिसिस्ट तो नहीं होने वाले। क्योंकि देखने में शुरुआत में रिश्ते में तो लव बॉम्बिंग होती है कि तुम्हारे जैसा तो मैं आज तक कोई मिला ही नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे एकदम दीवाना हूँ, मेरे को तो मेरी ज़िंदगी बस शायद तुम्हें मिलने के लिए ही मैं अभी तक जी रहा था, यू नो, ऐसे ऐसे डायलॉग, शाहरुख खान स्टाइल या वो रणबीर कपूर स्टाइल के डायलॉग। तो लोगों को लगता है कि पता नहीं वो कितनी हूर परी हैं, कितनी खूबसूरत हैं, कितनी नायाब है। हाँ, 2 जो प्रेमी होते हैं या जब प्यार में होते हैं, तो जब वो एक-दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, साथ रहते हैं, तो एक-दूसरे के प्रति आकर्षण, वो प्यार, वो मोहब्बत नॉर्मल है, नेचुरल है, जायज़ है।
लेकिन इतना ज़्यादा किसी को चने के झाड़ में चढ़ा देना, इसका साइकोलॉजिकल टर्म बोलते हैं लव बॉम्बिंग। तो बॉम्ब की तरह लव हावी हो जाता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खराब हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे तो दिमाग का दही हो गया था, इतना मुझे समझ क्यों नहीं आया। शादी के बाद सब एकदम क्लियर होने लग जाता है, जैसे आंखों में वो जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल जाती है और विद इन अ डे और टू इतने चेंजेस आने लगते हैं। पर क्योंकि हमने वो रूप देखा होता है, तो इस विश्वास में, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस मोहब्बत जाग जाए, शायद मैंने ऐसा कर लिया या इस तरह चेंज करा अपना बिहेवियर तो ये फिर से वापस वैसे हो जाए, पर नहीं होते, क्योंकि ये इंसान हमें नहीं समझते। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एक्सेप्ट दैट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हमने अपने आप की करनी है। हम उन्हें गाली नहीं दे रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे, कुछ गलत नियत से उनके लिए कुछ कह नहीं रहे, लेकिन सिर्फ अपनी स्पेस, अपनी बाउंड्री बनानी है। और वो हीलिंग प्रोसेस ये एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, और उसके बाद हैंड होल्डिंग चाहिए आपको विद अ थेरेपिस्ट, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली चाहिए, ताकि आपका जितना अंदर ट्रॉमा था ना वो धुल जाए, निकल जाए वंस एंड फॉर ऑल। तो आप जुड़िए, आप कॉल करिए, आप बताइए कि आपके साथ या आपके आसपास आपने ऐसे लोगों को देखा है तो किस तरह जूझ रहे थे, किस तरह वो अपना इस समस्या से निकलने की, उभरने की कोशिश कर रहे थे, क्या-क्या उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कामयाब हुई, क्या-क्या चीज़ों में उनको प्रॉब्लम्स आई, या आपको भी कोई सवाल है, कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरी टीम भी है साथ में, तो हम मिल के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। मेरे वीडियोस में भी मैं कोशिश करती हूँ कि उन बातों को मैं छेड़ लूँ या बता दूँ, थोड़ा बहुत जो कमेंट्स में आए हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो आप भी कुछ, आपको ये दिल की बातें ये छुई हो ना आपके रूह को, तो प्लीज़ भर-भर के शेयर कीजिए। हाँ, और लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मालूम नहीं आपका एक छोटा-सा शेयर पता नहीं दुनिया के किस कोने में कौन से व्यक्ति के दिल को छू जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। करेंगे ना आप? बहुत-बहुत धन्यवाद।